अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आज़ाद कश्मीर में लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और मुजफ्फराबाद की तरफ जा रहे हैं और ये दावे किए जा रहे हैं कि वो अपने हुकूक हासिल करके रहेंगे। दूसरी जानिब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने वहाँ की कठपुतली हुकूमत के जरिए से रस्तों की बंदिश समेत बहुत सारे इकदाम करना शुरू कर दिए हैं। अब दोनों तरफ से जो इंतहाई पोजीशन है वो इख्तियार की जा चुकी है। पहले हम देख लेते हैं कि काफिले कहाँ तक पहुंचे। अगर आप आज़ाद कश्मीर का नक्शा देखें तो ये जो लोग चले थे निचले इलाकों से, यानी भिम्बर से, मीरपुर से, डुडियाल से, फिर उसके बाद ये लोग कोटली गए और वहां से अब ये काफिले आगे बढ़ते हुए पुलंदरी तक पहुंच चुके हैं। और आज के दिन में ये काफिले गुजरेंगे रावलाकोट से। रावलाकोट से गुजरना इनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि रावलाकोट एक ऐसा इलाका है जहां पे पूरा फोकस किया था पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने। देखिए, जब वो ये सोचते हैं और प्लान करते हैं तो वो फौजी नुक्ता नजर से प्लान करते हैं। उन्हें आइडिया था कि अगर रावलाकोट को रोक लिया और रावलाकोट में इस एहतजाज को खत्म कर दिया गया तो फिर यह एहतजाज दम तोड़ जाएगा। इसीलिए रावलाकोट के ऊपर 3-4 दिन से अटैक किया गया। रावलाकोट के जो मेन सीनियर रहनुमा थे जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के, उमर नजीर कश्मीरी, उन्हें भी गोलियां लगी। उनके एक साथी हैं वो शहीद भी हो गए, शाहजेब कश्मीरी, और उनके अलावा और भी कुछ लोग जो है वह जख्मी हुए। बाद में गोली चली, एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन हुआ। उस क्रैकडाउन के अंदर भी बताया गया कि दर्जनों लोगों को गोलियां लगी हैं, बहुत सारे लोग शहीद भी हुए हैं और पुलिस एहलकार, सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग भी वहां पे शहीद हुए। तो रावलाकोट को एक ऐसा पॉइंट बनाया गया कि जहां पे हर हाल में इस तहरीक को खत्म किया जाएगा। अब आज के दिन में रावलाकोट से अवाम की बहुत बड़ी तादाद ने, कश्मीरियों ने गुजरना है। अगर वो ये रुकावट अबूर कर देते हैं तो फिर उसके बाद बाग है। और याद रखिएगा, बाग में सिर्फ ये लोग नहीं जाएंगे, बाग में और तरफ से भी लोग आएंगे और बाग से जो इज्तिमा इकट्ठा होगा वो बहुत बड़ा होगा। दावा किया जा रहा है कि वहां पे 2 लाख तक लोग भी इकट्ठे हो सकते हैं। अगर आप गिनती में गिने और आप 2 लाख लोगों की तादाद को और स्ट्रेंथ को समझें तो ये बहुत बड़ी तादाद होती है लोगों की। लोग तो 50-60 हजार भी इकट्ठे हो जाए तो सरकार के लिए मुसीबत बन जाती है। भारत ये काफिला लगातार बड़ा होता चला जा रहा है, इसके अंदर लोग शामिल होते चले जा रहे हैं। मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल से, मुख्तलिफ हलकों से, मुख्तलिफ इलाकों से अवामी एहतजाज इसके अंदर शामिल होता चला जा रहा है। कोटली जो है वहां पे पूरी कोशिश की गई, वहां पे गोली भी बहुत चली, वहां पे लोग जांभक भी हुए, सिक्योरिटी वाले भी बहुत जख्मी हुए। एक खातून वहां पे जांभक हो गई। उनके अलावा कुछ और उसके बारे में वाकया ये बताया जाता है कि 4 डेड बॉडीज लाई गई थी DHQ हॉस्पिटल में। वहां पे जब मकामी लोग पहुंचे, कुछ जख्मी भी थे, उन्हें खून देने के लिए, और उससे पहले कुछ लोग वैसे भी रूटीन में आए हुए थे अस्पताल में, तो अस्पताल को सिक्योरिटी फोर्सेस ने घेर लिया और वहां दोबारा लड़ाई शुरू हो गई। और वहां जब दोबारा फायरिंग हुई तो उसमें एक खातून समेत 3 लोग मजीद वहां पे शहीद हो गए। तो टोटल बाद में जब पता चला शाम को तो 8 डेड बॉडीज अस्पताल के अंदर मौजूद थी। तो ये इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल थी। एक डॉक्टर थे, वो अपनी छत पे खड़े हुए थे, नौजवान डॉक्टर बिल्कुल, और एक गोली आई, उन्हें लगी और वो भी शहीद हो गए। अब बहुत सारे नौजवानों की तस्वीरें सामने आ रही है, उनकी वीडियो सामने आ रही है और बताया जा रहा है कि ये फला जगह पे ये लोग शहीद हुए हैं। डेड बॉडीज के हवाले से कुछ दावे किए जा रहे हैं कि लोगों को उनकी डेड बॉडीज नहीं दी जा रही, ताकि लोग जब दफनाने जाएंगे या नमाज जनाजा करवाएंगे तो उसमें बहुत बड़ी तादाद में मजीद लोग इकट्ठे हो जाएंगे और जब लोग इकट्ठे होंगे तो फिर वो एहतजाज के अंदर शामिल हो जाएंगे। लिहाजा डेड बॉडीज नहीं दी जा रही। इसमें अहमद फरहाद साहब ने एक इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि मुझे तवातर के साथ खबरें मिली कि रावलाकोट में शहीद होने वालों की लाशें उनके लवाहिकीन को नहीं दी जा रही। मैंने बड़ी मुश्किल से रावलाकोट के नजदीकी इलाके खाई गला के उस्मान साबिर के भाई का नंबर हासिल किया। उसके भाई का नाम इमरान है, जो 7 जून की शाम रावलाकोट CMH के बाहर कत्लेआम का निशाना बना। उस्मान के भाई इमरान ने कहा कि मैं CMH लाश लेने गया तो मेरे सामने पुलिस लाश वहां से ले गई। मैंने उनकी बहुत मिन्नतें की कि मेरी बेवा माँ है और उसकी आंखें भी नहीं हैं, तो वो लाश की मुंतजिर है। तो पुलिस ने ये कहकर लाश नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दी कि ये कौन सा कोई हज करके आया। मोहम्मद इमरान अगले रोज थाने गया तो पहले उसे किसी कर्नल साहब के पास जाने का कहा गया और फिर यह कहकर वापस भेज दिया गया कि लाश अमानतन दफना दी गई है। मोहम्मद इमरान ने तस्दीक की है कि बाज लोगों को इस शर्त पर लाशें वापस दी गई कि वो लिख कर दे कि उनका अजीज एक दहशतगर्द था। मोहम्मद इमरान से अपनी तफसीली टेलीफोनिक गुफ्तगू कह रहे हैं, मैं बाद में अपलोड कर दूंगा, वो तफसीलात जब आएंगी तो आपके साथ शेयर करूंगा। और कुछ और लोगों ने भी इस तरह की खबरें दी हैं कि जो डेड बॉडीज हैं वो नहीं दी जा रही लवाहिकीन को।
और वो इसलिए नहीं दी जा रही कि ये लेकर जाएंगे, नमाज जनाजा करवाएंगे, वहां पे लोग इकट्ठे होंगे और जो लोग इकट्ठे होंगे वो भी इस एहतजाज का हिस्सा बन जाएंगे। कश्मीर के अंदर मवासलात का निज़ाम दरम बरम हो चुका है, वहां पे इंटरनेट, मोबाइल फोन, इन चीजों की बंदिश है, लिहाजा आपको बराह रास्त खबरें नहीं मिल सकती। बहुत कोशिश करने के बाद कुछ छोटी मोटी खबरें वहां से निकल रही हैं। जो खबरों का एक फ्लो है, जिस तरह होता है किसी भी इलाके में इस किस्म की कार्रवाइयां की जाएं, वो इस तरीके से नहीं हो रहा। लेकिन ये काफिले आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और अब पुलंदरी को क्रॉस कर रहे हैं। जब ये रावला कोट में दाखिल होकर रावला कोट को क्रॉस करेंगे तो ये एक बहुत बड़ा मरहला होगा। तो आज के दिन में देखना है कि ये काफिले कितनी शिद्दत से और कितनी तेजी से रावला कोट को क्रॉस करते हैं। ये एक बड़ा इम्तिहान है। उमर नजीर कश्मीरी, जिन्हें गोलियां लगी, जिन्होंने जख्मी हालत में अपना स्टेटमेंट भी जारी किया था, इनके सर के ऊपर 1 करोड़ रुपए का इनाम भी रखा गया है कि जो इन्हें पकड़वाएगा उन्हें 1 करोड़ रुपया दिया जाएगा। तो उमर नजीर कश्मीरी साहब ने कहा कि वो खुद, उनकी हालत शायद कुछ संभली है, तो उन्होंने कहा कि वो खुद रावला कोट में आने वाले काफिलों का इस्तकबाल करेंगे। दूसरी जानिब जब बयान आता है सामने, और वो बयान आता है शौकत नवाज मीर का, जिनका ताल्लुक मुजफ्फराबाद से है, तो वो ये कहते हैं कि जब मुजफ्फराबाद की तरफ ये काफिले आएंगे तो मैं खुद इनका इस्तकबाल करूंगा, मैं अपने लोगों को खुद लीड करूंगा। ना अभी तक मैं गिरफ्तार हुआ हूं और ना मेरी लोकेशन का इनको पता है, तो मैं पहली गोली खुद खाऊंगा और ये सारे मुकदमात भी वापस लिए जाएंगे और हम अपने मकासद में कामयाब हो जाएंगे। तो ये कुछ जो लीडर हैं वो लीड कर रहे हैं, जिनके सरों के ऊपर इनाम है, और कुछ जो है वो ये कह रहे हैं कि हम आगे चल के लीड करेंगे, लेकिन फिलहाल किसी मजबूरी की वजह से वो शामिल नहीं हो रहे। तो काफिला अगर बढ़ता जाएगा और बहुत बड़ा हो जाएगा तो ये लीडर्स फिर पब्लिक के बीच में आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे। फैसल राठौर जो कठपुतली वजीर आजम है आजाद कश्मीर के, उन्होंने मुज़ाकरात के लिए लगभग मिन्नतें ही शुरू कर दी है। एक तरफ वो टीवी चैनल के अंदर ये तासुर दे रहे हैं कि जैसे वो तो मुज़ाकरात के लिए बहुत उतावले हैं और वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं, वो बातचीत करके मसले को हल करना चाहते हैं। एक तरफ वो ये तासुर दे रहे हैं और दूसरी जानिब जिनके साथ मुज़ाकरात करने हैं उन्हें कलदम करार देकर उनके सरों पे इनाम रख दिया गया है। अब एक तरफ वो ये कहते हैं कि हमें बताएं हम कहां पे आके आपके साथ मुज़ाकरात करें, दूसरी तरफ जिन लोगों के साथ मुज़ाकरात करने हैं उन्हें कलदम करार दे दिया गया और उनके सरों पे इनाम रख दिया गया। अब वो बेचारे सामने कैसे आए? तो ये अजीबोगरीब एक मुनाफकत वाली जो है वो रविश है कि आप कहते हैं कि तुम सामने आओ, बैठो, हमारे साथ बात करो, और साथ में आपने उसकी गोली का ऑर्डर भी दिया हुआ है। आपने ये कहा हुआ है कि जनाब इसको पकड़ लेंगे, ये तो दहशतगर्द है, इसको तो मार देना चाहिए। एक तरफ आप उन्हें कत्ल की धमकियां दे रहे हैं और अमली तौर पे इकदाम कर रहे हैं, उनके खिलाफ नोटिफिकेशंस निकाल रहे हैं, दूसरी तरफ आप कहते हैं वो हमारे साथ बैठ ही नहीं रहे। ये कैसे हो सकता है? लोग बेवकूफ तो नहीं है, लोगों को सब नजर आ रहा है, लोग देख रहे हैं कि फैसल राठौर साहब किस तरीके से कठपुतली का किरदार अदा कर रहे हैं। फिलहाल अभी तक तो हमें यही नजर आ रहा है। ये अच्छा किरदार अदा कर सकते हैं। अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि मुजफ्फराबाद पहुंचने की शायद नौबत ना आए, ये काफिले रस्ते में ही होंगे अगले 2 से 3 दिन में, और फिर आप देखेंगे अगर ये कामयाब हो गए। देखें, 2 चीजें याद रखिएगा। अब अगर यहां से कश्मीरी वापस मुड़ गए या यहां से ये तहरीक खत्म हो गई, तो मेरी बात आप लिख के रख लीजिए, फिर एक तरह का डेथ वारंट है उन लोगों का जिन्होंने इस तहरीक को चलाया या इसके अंदर कभी शामिल हुए। ये आप लिख कर रख ले। इस लेवल का क्रैकडाउन होगा कि आज के बाद कभी कश्मीर में कोई तहरीक चलाने का नाम नहीं लेगा अगर यहां पे नाकामी हो जाती है तो। और अगर यहां पे नाकामी नहीं होती, कामयाबी होती है, तो ये भी बात आप मेरी लिख कर रख ले कि मुजफ्फराबाद पहुंचने से पहले ही बहुत मुमकिन है कि हुक्मरान बैठ जाए इनके साथ और बैठकर कहें जी आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, हम आपके मुतालबात तस्लीम करते हैं, आओ बैठो बात करते हैं, और फिर इनके साथ कुछ चीजों के दस्तखत करेंगे, कोई नोटिफिकेशन जारी करवाएंगे, तो कुछ ना कुछ ऐसा किया जाएगा। वैसे असेंबली मौजूद है, उस असेंबली के अरकान अभी भी बैठे और बैठ के 2/3 अक्सरियत के साथ, वो एक ब्रिगेडियर ने, एक कर्नल ने कहना है सारों ने इकट्ठे होकर बैठ जाना है। इनकी क्या जरूरत है कि ये इकट्ठे होकर ना बैठे? 12 तो उनकी मुट्ठी में, कुछ फैसल राठौर के साथ है, कुछ पीटीआई वाले, उनको एतराज नहीं होगा, तो ये सारे बैठ के 2/3 क्या, ये 100% अक्सरियत के साथ बड़े आराम से ये आईनी तरमीम करके 12 महाजरीन की नशिस्तें खत्म कर सकते हैं, तो मसला ही कोई नहीं है। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट डटी हुई है कि उन्होंने कश्मीर के ऊपर जो उनका कंट्रोल है, जो कश्मीर को ये 12 महाजरीन की नशिस्तों के जरिए से मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल करती है, तो वो नहीं चाहते कि ये कंट्रोल उनके हाथ से निकल जाए। तो अभी एक तरफ तो इनाम रखा गया जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के
जो 4 अहम अरकान हैं उनके सरों के ऊपर, तो दूसरी तरफ जो ओवरसीज कश्मीरी है वो बहुत गर्म हो गए। जो ओवरसीज कश्मीरी है खासतौर पर बरतानिया में, उन्होंने बड़े बड़े एहतजाज शुरू कर दिए। वो पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर एहतजाज कर रहे थे, इससे पहले वो इंडियन हाई कमीशन के बाहर एहतजाज किया करते थे। लेकिन पॉलिसीज इस तरह की हैं आसिम मुनीर साहब की, उन्हें पाकिस्तान की हाई कमीशन के बाहर पहुंचा दिया। हालात पाकिस्तान के यहां तक पहुंच गए हैं। अब वो कश्मीरी जो पाकिस्तान के ऊपर जान छिड़कते थे, जो पाक फौज के खिलाफ किसी से एक लफ्ज नहीं सुन सकते थे, वो कश्मीरी आज नफरत में जल रहे हैं, क्योंकि उनके घरों में लाशें जा रही हैं, उनके लोगों को गोलियां मारी जा रही हैं, जख्मी किया जा रहा है। और वो लोग मांग क्या रहे हैं? वो सिर्फ मांग रहे हैं अपने हकूक और सादी सादी बातें। उनकी डिमांड आप पढ़ के देख लें, आपको कोई एक डिमांड भी ऐसी नहीं लगेगी जो नाजायज हो। अब वहां पे उन्होंने भी ऐलान करना शुरू कर दिया कि जो ब्रिगेडियर फाइक को गिरफ्तार करेगा 10 करोड़ दूंगा, जो आईजी मलिक लियाकत को गिरफ्तार करेगा 10 करोड़ दूंगा। भाई, जिन लोगों ने गैर कानूनी हरकतें की है, जो लोग अपने हलफ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, जो आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, अल्टीमेटली तो इन लोगों ने गिरफ्तार ही होना है। लेकिन उसने किया था, क्या नाम था उसका, जनरल फैद हमीद, वो गिरफ्तार है ना। जनरल बाजुआ भी बीमार है, वरना उसको भी गिरफ्तार होना चाहिए था। जनरल नदीम अंजुम है, वो पता नहीं किधर, उसको भी गिरफ्तार होना चाहिए। और ये लोग जो अभी कर रहे हैं, जब ये रिटायर होंगे तो इन सबको भी गिरफ्तार होना है, और यही होना है। तरीकाकार ही है। पाकिस्तान आगे इसके बगैर बढ़ ही नहीं सकता कि जिन लोगों ने सियासत में हिस्सा लिया, अपने हलफ से खिलाफ वर्जी की, इन सारों को गिरफ्तार किया जाए। साथ में उन्होंने कहा जी रेंजर वाले को गिरफ्तार करेंगे तो 1 लाख रुपए दूंगा। असेंबली अरकान जो है वहां 53 असेंबली के अरकान, उन्होंने 53 करोड़ रुपया देते हैं, इनको गिरफ्तार किया जाए। तो वो तो कानून जब बदलेगा, तरीकेकार चेंज होगा, नई हुकूमत आएगी, इंसाफ होगा, तो जो जालिम है वो गिरफ्तार होंगे। तो ये तो एक वक्त होना है, अभी चाहे ना हो। लेकिन कश्मीरी हर बात का तवातर के साथ जवाब दे रहे हैं। यानी जो भी पाकिस्तान से प्रोपेगेंडा किया जाता है उसका जवाब कश्मीरी बरतानिया से देते हैं, क्योंकि यहां पे इंटरनेट की बंदिश नहीं है और यहां पे उनको मारा नहीं जाता, उनके ऊपर अटैक नहीं किया जाता। भारतीय फंडिंग का इल्जाम जो है वो 5 मिनट में ये लोग लगा देते हैं। यानी 70 साल तक पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने और जर्नैलों ने कश्मीरियों के हुकूक के लिए रोना धोना किया है। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने आलमी सतह पे और पाकिस्तान के अंदर भी 70 साल तक या 70-75 सालों तक इन्होंने कश्मीरियों के हुकूक के लिए रोना धोना किया, बड़ी आवाज उठाई। और अब जब कश्मीरियों ने अपने हुकूक खुद मांग लिए तो उनके ऊपर हमला कर दिया, उन्हें गद्दार करार दे दिया, उनके घरों से इंडियन करेंसी निकालना शुरू कर दी। एक तो जो भी कभी पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ जिसका भी फड्डा होता है ना, उसके घर से इंडियन करेंसी निकल आती है। ये इतनी सियाणी करेंसी है, ये फौरन पहुंचती है उनके घर में, जाके डेरा डाल लेती है, क्योंकि अब इनकी लड़ाई हो गई है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से, तो मैं इंडियन करेंसी हूं, मैं जाके इनके घर में बैठ जाती हूं। वहां से जाके उसको बरामद कर देते हैं इंडियन करेंसी को, पता नहीं अपने साथ लेकर जाते हैं, अपने बैगों में लेकर जाते हैं, जाकर वहां से बरामद कर लेते हैं। मेरी तो समझ से बाहर है। तो ये 70 साल तक पाकिस्तानियों को इन्होंने चूरन बेचा कि हम कश्मीर को आजाद करवाएंगे और हम कश्मीरियों के हुकूक के लिए आवाज उठा रहे हैं। जो इंडिया में कश्मीरियों के साथ हो रहा है वो बहुत जुल्म और जबर हो रहा है। तो जब पाकिस्तान में आजाद कश्मीर के लोगों ने आवाज उठाई अपने हुकूक के लिए, तो उन पर हमलावर हो गए। अब गद्दारी का इल्जाम तो ऐसे पाकिस्तान में लगाते हैं जैसे ये कोई मसला ही कोई नहीं है। आम आदमी का बड़ा दिल दुखता है जब आप उसको गद्दार कहते हैं, दहशतगर्द कहते हैं, बड़ा नामुनासिब लगता है। भारतीय फंडिंग का इल्जाम लगा देते हैं। ये इल्जाम अब नहीं लग रहे। ये मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, ये देखें आप, ये देखें, एक इश्तिहार है। इस इश्तिहार में आपको जो शक्ल नजर आ रही है ये अयूब खान की है। इंतखाबी निशान फूल भी आपको साथ नजर आ रहा, कमाल किस्म का गुलाब का फूल लगा हुआ है। तो ये कि अयूब खान को वोट दीजिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के उम्मीदवार अयूब खान को वोट देना मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम को वोट देना है। ये अयूब खान जब वोट मांग रहा था फातिमा जिन्ना साहिबा के खिलाफ, तो जाहिर है कि अब्दुल गफ्फार खान काबुल सिर्फ इसलिए गए हैं कि पख्तूनिस्तान का कजिया फिर पैदा करें। अब्दुल गफ्फार खान और उनके साथी इसमें मिस फातिमा जिन्ना के साथ पख्तूनिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। यानी कायद-ए-आज़म की बहन पाकिस्तान को तोड़ने के लिए काम कर रही थी, ये अयूब खान ने कहा, और बाद में याहिया खान ने पाकिस्तान तोड़ दिया। आपको इन हकायक का इल्म होना चाहिए। फिर आगे एक शेर भी लिखा हुआ है कमाल किस्म का, बुनियादी जमहूरियतों के अरकान की हैसियत से आपको हकायक की रोशनी में फैसला करना चाहिए। एक डिक्टेटर जो इश्तिहार छाप रहा है उसमें जमहूरियत का नाम लिखा हुआ है। याद रखिए, पाकिस्तान दुश्मनों में घिरा हुआ है। ये जुमला अभी भी आपको सुनने को मिला, अभी कोई जर्नैल बोलेगा ना, यही बोलेगा, पाकिस्तान दुश्मनों में घिरा हुआ है। ये बात अयूब खान भी कहता था। खुदा ने पाकिस्तान आपकी हिफाजत पे दिया है। देखा, आज भी यही कहते हैं जर्नैल के, जनाब पाकिस्तानी कौम पाकिस्तान की हिफाजत करती है, पाकिस्तान हर शख्सियत से बुलंद है। ये भी आज जर्नैल कहते हैं। यानी पहले फातिमा जिन्ना से बुलंद कर दिया पाकिस्तान को, आज इमरान खान से बुलंद कर दिया, उससे पहले बेनजीर से बुलंद कर दिया, उससे पहले भुट्टो से बुलंद कर दिया, और पाकिस्तान का
अगर पाकिस्तान हर शख्सियत से बुलंद है तो आसिम मुनीर से भी बुलंद होना चाहिए, अयूब खान से भी बुलंद होना चाहिए, परवेज मुशर्रफ से भी बुलंद होना चाहिए, कमर जावेद बाजवा से भी बुलंद होना चाहिए। तो ये शख्सियात नहीं है, ये तो जो चाहते हैं अपने बूटों के साथ कर देते हैं। तो नाज़रीन, पाकिस्तान हर शख्सियत से बुलंद है, पाकिस्तान को तरक्की की जरूरत है। ये जर्नैल तब भी कहता था, अब भी कहता है। तरक्की को इस्तेहकाम चाहिए, तब भी इस्तेहकाम, अब तो इतना इस्तेहकाम चाहिए, बेचारों ने एक इस्तेहकाम पार्टी भी बना दी। और इस्तेहकाम को मजबूत हुकूमत चाहिए। मजबूत हुकूमत याद है, ये अभी जो मौजूदा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है हुकूमत को मजबूत कर रही है। कभी नशस्तें छीन लेते हैं, कभी ज़िमनी इलेक्शन में जितवा देते हैं, खवातीन की मखसूस नशस्तें छीन लेते हैं। हुकूमत को मजबूत करना है, इस्तेहकाम लेकर आना है। समझ आ रही है ना आपको? ये पुरानी कहानी है, ये स्क्रिप्ट चेंज नहीं हुआ। आपको पाकिस्तान का मुस्तकबिल जज्बात की बिना पर नहीं बल्कि सोच समझ कर तय करना है। आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को, आज भी कश्मीरियों को, आज भी चाहे बलोच हैं चाहे पश्तून है, कोई भी है, आज भी उन सबको ये जर्नैल क्या कहते हैं? ये जज्बाती लोग हैं। वो इन्हें जज्बाती कहते हैं। कौम के जज्बात से खिलवाड़ इन्होंने हमेशा खुद किया और आज ये कहते हैं जज्बाती लोग हैं। आज की तारीख में जो सबसे जज्बाती तकरीर है जो की गई है वो तो कैप्टन लियाकत ने की है। कैप्टन रिटायर्ड लियाकत जो फौज से आया इधर पुलिस के अंदर और अब आईजी बना हुआ है यहां पे कश्मीर में, सबसे जज्बाती तकरीर अपने सीने पे हाथ ठोक ठोक के तो उसने की है। तो जज्बातियत के खिलाफ नहीं है। जज्बात जब इनके मफाद के खिलाफ हो जाए तो ये जज्बात के खिलाफ हो जाते हैं। तो अयूब खान ने जो बातें की आज भी वही बातें हो रही हैं। कभी फातिमा जना गद्दार, कभी लियाकत अली खान गद्दार, कभी शेख मुजीब गद्दार, कभी इमरान खान गद्दार, कभी जुल्फिकार दी भुट्टो गद्दार, कभी बेनजीर भुट्टो गद्दार, कभी नवाज शरीफ भी बीच में गद्दार। तो ये सारे गद्दार हैं। हम देखें कितने सारे गद्दार हैं। वो बुगटी भी गद्दार था, अकबर बुगटी, वो भी गद्दार। फिर वली खान, वो भी गद्दार था जबरदस्त किस्म का। फिर जनाब जितने उलमा इकराम गुजरे वो भी सारे गद्दार थे। पाकिस्तान में गद्दारों का एक मेला लगा हुआ है, कमाल गद्दार है। कोई सहाफी है तो वो भी गद्दार है, जो सवाल पूछे वो भी गद्दार है। तो हम इतने सारे गद्दार हैं, 24-25 करोड़। हमने हक ही अदा नहीं किया इन जर्नैलों का। हम अच्छे लोग ही नहीं है, इन जर्नैलों को अच्छी कौम ही नहीं मिली। हम सारे गद्दार हैं। तो ये देखिए, गद्दारी का खेल को नया नहीं है, बहुत पुराना है, तब से लेकर अब तक खेला जा रहा है। तो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने हमेशा अशराफिया के साथ मिलकर इक्तदार में रहने का एक फैसला किया है, हमेशा। अब ये कारोबार बनाती है अशराफिया के साथ मिलकर, मुनाफा कमाती है अशराफिया के साथ मिलकर। जब भी कोई अवामी सतह का बंदा आ जाता है या अवाम अपने शऊर के जरिए से एहतजाज शुरू करती है तो ये उसे कुचल देते हैं। बार बार पाकिस्तान में यही किया गया और आज आजाद कश्मीर में एक मरतबा फिर यही किया जा रहा है। नाज़रीन, नीलम की तरफ से भी तैयारियां हो रही हैं, नीलम वैली की तरफ से। ये कश्मीर का अगर आप मैप देखें तो मुजफ्फराबाद बीच में आता है, नीचे जितने जिले मैंने आपको पहले बताए, ऊपर जो है वो नीलम वैली है। तो वहां से भी अब तैयारियां की जा रही हैं और वो जो पुल नीचे की तरफ आते हैं वहां पे रुकावटें डाली जा रही हैं, पट्टे वट्टे भी उखेड़ दिए गए हैं। वो लोग कहाँ रुकते हैं इन चीजों से? ये कश्मीरी बहुत मजबूत लोग हैं, बड़ी शानदार कौम है, तो ये नहीं रुकते इनसे। और अगर अगले 3-4-5 दिन ये खड़े रहे तो इस निजाम को घुटने टेकने पड़ेंगे और वो अपने हुकूक हासिल कर लेंगे। अब नाज़रीन, थोड़ा सा आपको मैं ले चलता हूं इंटरनेशनल फ्रंट पे, क्योंकि 1-2 मिनट हम उस पर जरूर बात करते हैं। हमेशा खबरें बहुत बड़ी बड़ी हैं तो उनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अमेरिका में और ईरान में बराह रास्त झड़पें हुई हैं। वाकया कैसे हुआ वो मैं आपको बता देता हूं। असल में अमेरिकन बड़े आराम से, खामोशी से, जो वो हमेशा करने की कोशिश करते हैं, आपने हुर्मुज़ में से एस्कॉर्ट करके कुछ टैंकर्स को निकालना चाह रहे थे, तेल के टैंकर्स को, ईरान की मर्जी के खिलाफ। तो ईरान ने कुछ ड्रोन दाग दिए जो उन टैंकर्स के लिए आए। उनमें से एक अमेरिकन अपाची हेलीकॉप्टर है, वो उन टैंकर्स को प्रोटेक्ट करते करते या उनको स्क्वाड करते करते ईरान की हुदूद के बहुत करीब आ गया और उससे फायरिंग भी हो रही थी। तो उस वक्त एक ड्रोन जो है वो उस हेलीकॉप्टर से टकराया और उसके नतीजे में अमेरिकन अपाची हेलीकॉप्टर तबाह हो गया। डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी तस्दीक भी कर दी। अब वो हेलीकॉप्टर तबाह हुआ, अमेरिका का नुकसान हो गया, टैंकर्स वहीं रुक गए, वापस हो गए। तो ईरान ने वो ऑपरेशन रोक दिया। अब उसके रद्दअमल के तौर पे अमेरिका ने ईरान में 5 जगहों पे फिदाई हमले कर दिए, जिनमें एक कशम का इलाका है, मिनाब का इलाका है, सरीक का इलाका है, जासिक का इलाका है, बंदर अब्बास का इलाका है। और सरीक में एक नेवल बेस पे अटैक किया गया, जासिक में एक नेवल बेस पे अटैक किया गया, बंदर अब्बास में एयर डिफेंस साइट को निशाना बनाया गया है। ये अमेरिकन अटैक हुए। उसके बाद ईरान ने ड्रोन्स और मिसाइल के साथ अमेरिकी अड्डों के ऊपर अटैक किया है।
इसराइल के ऊपर अभी तक इसका वापस जवाब नहीं दिया गया। ये अमरीकी और ईरानी मामला है, तो इसको इस तनाजुर में देखा जा रहा है। पर देखते हैं इसका फर्दर क्या अपडेट आती है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।